नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के प्रारंभ बैच में। अब कल की क्लास में हमने ये तो देख लिया था कि ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम कवर कैसे करने वाले हैं, क्या क्या सोर्सेज रहने वाले हैं हमारे, और किस तरह से हम इसे होलिस्टिक मैनर में तैयार कर पाएंगे। अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको वीडियो बताऊँगा इसमें आपको कन्फ्यूजन कम रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो को बेहतरीन तरीके से कवर करें ताकि जो आपका रिवीजन का टाइम है वो कम हो सके। अब इसके लिए मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट शेयर करूँगा। आपको हर टॉपिक के साथ जो भी उससे रेलेवेंट यानी यूनिट होगी उस पूरी यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। इन नोट्स को पढ़ के आप इजीली अपने जो काम किया है उसको रिवाइज कर पाएंगे। इससे ना केवल आपका समय बचेगा बल्कि इससे आप कहीं ना कहीं अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसे और ज़्यादा इफेक्टिव कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओरिजिन जो है इकोलॉजी का ऐसा कोई नया नहीं है। ऑल्दो ये टर्म आपकी 20वीं सदी में आई थी, बट इससे पहले इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलते थे। और यही कारण है कि जिसकी वजह से इंडिया में हम वेरियस जो गॉड्स या गॉडेस वगैरह देखते हैं, उनकी जैसे सवारियाँ होती हैं, उनमें भी हम इन चीज़ों का जिक्र देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी के जो वाहन हैं वो है मूषक जी। अब वो भी तो कहीं ना कहीं उसकी कंजर्वेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता लाने का ही काम है। आप पीपल का पेड़ देखते हैं, हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से उसकी वर्शिप की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। इसी तरह से अलग अलग देवी देवताओं के साथ हम रिलेट कर सकते हैं किसी न किसी आपके एनिमल को या प्लांट को। और यही कारण है कि इंडिया में ये जो कंजर्वेशन की बात करते हैं हम, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो अभी हाल के दिनों में ये टर्म इकोलॉजी आपकी आई है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये डिस्टिंक्ट आपका एक डिसिप्लिन बनता है 20वीं सेंचुरी के आसपास। अब इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका दिया जाता है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अब 20वीं सदी में इनकी एक किताब आती है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब ये जो किताब है इससे हमें ये पता लगता है कि वेरियस आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि किस तरह से इनकी डिवीजन की जा सकती है और कहाँ से इकोलॉजी वगैरह का टर्म है उसका बेस कहाँ से लिया गया है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ से चार्ल्स डार्विन की इस किताब से पता लग जाता है। इसी के बाद 1859 की बात करें तो 1859 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको एक टर्म देखने को मिलती है, दैट इज इथोलॉजी। कौन सी टर्म? इथोलॉजी। अब ये इथोलॉजी टर्म हेनरी ने दी थी, जहाँ पर इनका मानना था कि हम स्टडी कर रहे हैं दो चीज़ों की, वन इज ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज इन्वायरमेंट, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है उस स्टडी को हम क्या कह देते हैं? इथोलॉजी। इसके बाद 1868 में एक पर्सन आते हैं रिटायर करके। अब ये जो पर्सन थे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक टर्म लेके आए थे जो दैट वॉज आइकोलॉजी। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आइकोलॉजी, दैट इज लाइक यहाँ पर OEKOLIGE। अब ये जो आइकोलॉजी है, यहाँ पर आइकोस का मतलब होता है होम और लोगोस या लॉजिस का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर इन जनरल अगर हम बात करें, आइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ होम। अब क्योंकि उस समय जो हमारी थिंकिंग थी वो बहुत नैरो थी, तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं होम की तो डैट वाज जस्ट होम ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर एनिमल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, बट लेटर ऑन स्टेज में आप देखेंगे कि एनिमल्स वगैरह को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर अर्नस्ट हैकेल जो थे 1869 में टर्म लेके आते इकोलॉजी, और इन्होंने बहुत प्रिसाइजली इस टर्म को डिफाइन किया था। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आइकोस और लोगोस वाला, ये कॉन्सेप्ट आया था आपका 1885 के आसपास। तो जब हम बात करते हैं किसी भी टर्म की तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर आपको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में शेर दिख रहा है। अब यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का कनेक्शन है, उसको हम देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। प्लस जब वो इन्वायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं मिंगल कर रहा है या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है,
उसको भी हम यहाँ पर काउंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस इमेज में आप लॉयन को देख पा रहे हैं और यहाँ पर जिब्रा को भी देख रहे हैं। अब ये दोनों ही इस एयर में सांस ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एयर जो कि महसूस हो रही होगी शायद, और वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी जो कंपोनेंट हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो आपके इन्वायरमेंट में आते हैं। इन्वायरमेंट आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में आता है उन सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करती है। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ। अब दूसरी चीज़, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी यहीं पर ही स्टडी किया जाता है। अब जैसे अभी तक तो मान लीजिए ये लॉयन भूखा नहीं था, बट मान लीजिए अगर ये भूखा होगा तो इस जिब्रा को ये खा जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह का इंटरेक्शन है बायोटिक कंपोनेंट में, किस तरह का इंटरेक्शन है, प्रेडेशन का है या आपका सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसी भी तरह का मेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, इन सभी टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बट ये समझिए कि किस तरह से एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके उदाहरण के तौर पे यहाँ पर तो ये प्रेडेशन देखने को मिल रहा है आपको कि ये शेर इसे पकड़ के खाएगा। अब दूसरी चीज़ हो सकती है कि पैरासिटिज्म के बारे में देखा होगा आपने, जैसे कईयों के सिर में जू पड़ जाती हैं। अब ये जू क्या होती है? लाइसिस के बारे में सुना होगा आपने, जो बालों में पड़ती हैं। तो यहाँ पर लाइसिस का जो बिहेवियर है या जो इंटरेक्शन है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, दैट इज पैरासिटिज्म। वो होस्ट की बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं रहती है। इसी तरह का अगर आपको एक और उदाहरण देना चाहूँ तो आपने शायद टेप वॉर्म के बारे में सुना होगा। तो ये टेप वॉर्म भी क्या है? ये भी तो एक तरह का प्रेडेशन ही है, या आप कह सकते हो पैरासिटिज्म, सॉरी, क्योंकि पैरासिटिज्म में आप होस्ट को मारते नहीं हैं, उसके अंदर से ही आप अपने न्यूट्रिशन को निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और बहुत से टाइप के हो सकते हैं, जैसे एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म। इन सभी को हम जानेंगे एक एक करके आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बट इस तरह के जो भी इंटरेक्शन रहते हैं इनकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। अब यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन दे रखी है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। हो सकता है कि कभी आपको एग्जाम में इस तरह की डेफिनेशन पूछ ली जाए, क्योंकि पहले भी यूपीएससी ने इस तरह की डेफिनेशन पूछी है, तो दैट्स वाई मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो आपको ये डेफिनेशन एग्जैक्टली याद रखनी है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज इकोलॉजी। अब देखिए, आपको सभी को एक कोट के साथ मैं बताना चाहूँगा एक चीज़। अर्थ एज एन इकोसिस्टम स्टैंड आउट इन ऑल यूनिवर्स। आपको पता होगा कि देखिए, यूनिवर्स में बहुत से प्लैनेट देखने को मिलते हैं, बट अभी हमारे नोन प्लैनेट्स में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो अर्थ की तरह लाइफ को सपोर्ट कर सके। सो देयर इज नो प्लेस दैट वी कैन नो अबाउट दैट कैन सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। तो यहाँ पर इसको संजो के रखने की बात की जाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट इकोलॉजी, तो इसको स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। उसके लिए मैं इस कोड को यूज़ करना चाहूँगा कि इसको स्टडी करने से इकोलॉजी से को हमको ये पता लगता है कि इकोलॉजी में क्या परेशानी चल रही है, कि बायोटिक कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम है या एबायोटिक कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अगर हमें एक बार इकोलॉजी की प्रॉब्लम का पता लग गया तो इससे हम उस चीज़ को फिक्स कर पाएंगे। अगर उसे फिक्स कर पाएंगे, बिकॉज अर्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम इस अर्थ को भी कंजर्व कर पाएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ये कोड का इस्तेमाल किया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक पर्सन थे ऑडम, जिन्होंने ये कहा था कि बेसिकली इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। मतलब जो नेचर है आपका, उसका क्या स्ट्रक्चर है, जैसे वेरियस ऑर्गेनिज्म किस स्ट्रक्चर में रहते हैं, कि कोई किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर शायद डियर डिपेंडेंट होगा, डियर के ऊपर लॉयन की पॉपुलेशन डिपेंड हो सकती है, या हो सकता है आपकी फॉक्स की पॉपुलेशन डिपेंड हो, और इसके ऊपर हो सकता है आपकी लॉयन की पॉपुलेशन या किसी और की पॉपुलेशन डिपेंड हो। तो इस स्ट्रक्चर की स्टडी प्लस नेचर का क्या फंक्शन है, कैसे वो अपने आप को रिप्लेनिश करता है, तो इस सभी को आप क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। अब इकोलॉजी को स्टडी करने के दो तरीके हैं, दो अप्रोचेज हैं। एक होती है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे आपने शायद मुन्ना भाई मूवी देखी होगी। मुन्ना भाई मूवी में एक थे डॉक्टर अस्थाना। अस्थाना ये कहते हैं कि भैया अगर मुझे कहा जाए कि मुझे अपनी बेटी का इलाज करना है तो उसे ऑपरेट करते हुए मेरे हाथ कांप जाएंगे, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट, कहीं ना कहीं मेरे इमोशन उसके साथ जुड़े हुए। अब इसी तरह से जब आप इकोसिस्टम की तैयारी करते हैं या आप स्टडी करते हैं तो उसमें एक अप्रोच होती है डीप अप्रोच। क्या होती है? डीप अप्रोच। डीप अप्रोच में आप उस चीज के साथ अटैच होके उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। वेयर एज जब हम बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की तो यहां पर अटैचमेंट लेवल 0 होता है, मतलब आप उस चीज से डिटैच होके काम कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे ये स्टडी करना हो कि मार्स का इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट कैसा है, तो मैं कुछ साइंटिफिक चीज़ों को लूँगा, कुछ पैमाने लूँगा, उनको देखूँगा और दैट्स इट। दैट इज लाइक कि मैं एक तरह से डिटैच स्टडी कर रहा हूँ, मैं उससे किसी तरह का कंसर्न नहीं है, बट अटैच में मैं हर चीज़ को काउंट करूँगा। जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का क्या असर है, अब उसमें भी पर्टिकुलरली थर्मल पावर प्लांट को जब हम रन करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह की चीज़ों को जब आप एक को दूसरी से लिंक करते हुए बहुत डीपली किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, दैट इज डीप स्टडी या डीप इकोलॉजी भी बोला जाता है। तो दो अप्रोच होती है, एक होती है साइंटिफिक अप्रोच ऑफ इकोलॉजी की स्टडी की और दूसरी होती है डीप इकोलॉजी। अब देखिए इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी दो तरह की हो सकती है आपकी। एक होती है ऑट इकोलॉजी, इसका मतलब होता है कि लाइक यू आर स्टडिंग ओनली एन इंडिविजुअल। जैसे मेरे को सिर्फ एक टाइगर के बारे में स्टडी करनी है, दैट इज कहीं ना कहीं आपकी अक्यूट इकोलॉजी आ गई। अब यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब है जैसे मैं टाइगर अवनी है, आपने सुनी होगी कहानी, शेरनी मूवी देखी होगी, उसमें ये टाइगरनी के बारे में बात की गई, अवनी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, ये मध्य प्रदेश में मिलती थी, मैन ईटर थी, तो उसके बारे में अगर मेरे को स्टडी कंडक्ट करनी है तो कहीं ना कहीं वो है आपकी अक्यूट इकोलॉजी। अगर हम सिन इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सिन इकोलॉजी का मतलब है कि वी आर स्टडिंग द पॉपुलेशन। अब नाउ इफ आई वांट टू फोकस ऑन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, इसका सेंसस कंडक्ट कर रहा हूँ, इसके ईटिंग हैबिट्स वगैरह मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सब के आगे हमारा सिन इकोलॉजी का पार्ट। तो दैट इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजी। हम अगर इसे डिवाइड करना चाहें तो अक्यूट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, दीज आर द टू टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ एक आपको शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में हमें इतना कुछ जानने की ज़रूरत क्या है। देखिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ अंडमान एंड निकोबार की, जो बे ऑफ बंगाल में आपको मिलता है। अगर मैं बात करूँ बे ऑफ बंगाल में मिलने वाले अंडमान एंड निकोबार की, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। इस चीज़ को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, ये फैक्ट बहुत रियल है। 25% जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन आपको एनिमल्स की देखने को मिलती है, यानी स्पीशीज देखने को मिलती है, दैट इज एंडेमिक टू हियर। अब एंडेमिक होने का कारण ये है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन भी है और टाइम का आइसोलेशन भी देखने को मिला, काफ़ी साल तक अलग रहा है। अब यहाँ पर इशू आ रहा है जैसे डिफॉरेस्टेशन का, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, इसकी वजह से जंगल साफ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस वजह से भी यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। साथ के साथ आइलैंड के इंटीरियर में इनवर्ड माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टापू वाला कोस्टल इलाका है वो थोड़ा थोड़ा आपका सिंक कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे इरोजन वगैरह, कोस्टल इरोजन, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है इनवर्ड इन पॉपुलेशन की। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे अंडमान ट्रंक रोड जो है, इसकी वजह से बहुत सा डैमेज पहुंचा है आपके इस इंटायर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा 2004 में यहाँ पर आई थी सुनामी। इस सुनामी के कारण इस पूरे आइलैंड को बहुत सा डैमेज देखने को मिला। इसके बाद जो आपके यहाँ पर ट्राइबल कल्चर है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ट्राइबल पीपल मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं आपके जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, खासकर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन एरिया में फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो इंडिजिनस जो ट्राइब्स हैं इनके ऊपर डीप इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम डिफॉरेस्टेशन या मैंग्रोव्स को काटते हैं या कोरल्स को कहीं ना कहीं एक एरिया से डिसलोकेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसकी वजह से एक बफर जो क्रिएट हो रखा था साइक्लोन और सुनामी
जहाँ पर इनका इम्पेक्ट कम होता था लैंड के ऊपर, वो बफर कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये आपका एक कोस्टल एरिया है, ये थोड़ा पानी आ गया आपका, यहाँ पर आपके मान लीजिए कोरल्स उगे हुए हैं या सॉरी मैंग्रोव्स उगे हुए हैं। अब अगर सुनामी आएगा तो यहाँ पर ये वाटर ब्रेक का काम करेगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी हिस्सा पड़ेगा आपका वो सेव हो जाएगा इस सुनामी के इम्पेक्ट से। तो अगर यहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ना चल रही होती तो 2004 में जो हमने इम्पैक्ट देखा वैसे इम्पैक्ट ना देखने को मिलता। अब इस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल दो इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कहा, बट बात ये है इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ से पता लगा, जब हमने इकोलॉजी की स्टडी करी, उसके इन्वायरमेंट और लाइक वेरियस कंपोनेंट्स की स्टडी की, तो वहाँ से हमें पता लगा कि हाउ ह्यूमन इम्पैक्ट्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं आपको इस एरिया में। तो इन जनरल अगर किसी भी एरिया को स्टडी करना है, उसके ऊपर किस तरह के ह्यूमन इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसे जानना है, तो हमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की स्टडी करनी होगी। अब बार बार मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ इन्वायरमेंट। अब ये है क्या इन्वायरमेंट? देखिए इसे मैं समझाना चाहूँगा कि जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ है दैट इज़ इन्वायरमेंट। अब आपने अक्सर लबासना के ट्रैक की फ़ोटोज़ देखी होंगी। हर एक का ड्रीम है जो भी इस पेपर की तैयारी कर रहा है कि लबासना जाऊंगा, ऐसा मेरे को लाइक लोगो वाला लबासना का एक ट्रैक सूट मिलेगा और मैं ट्रैकिंग पे जाऊंगा अपने कलीग्स के साथ। तो यहाँ पर जब आप मान लीजिए किसी पीक के ऊपर बैठे हुए हैं, आसपास का वेदर और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो ये जो आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ इन्वायरमेंट। अब इसमें वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल। अब जैसे हम हैं, हमारे लिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए बायोटिक कंपोनेंट में वी कैन हैव द ट्रीज। सामने आपको ये ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ पर पता नहीं कितने ट्रीज होंगे, यहाँ पर आसपास आपको कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे होंगे छोटे मोटे, जो सॉइल को फर्टाइल बना रहे होंगे। तो ये सभी आपके कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं ना, लिविंग बींग्स की सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही मिलकर आपके इन्वायरमेंट को बनाते हैं। अब इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा आपको दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बाद आप वाटर को भी जानते होंगे, आपको एटमॉस्फेयर भी पता होगा। एटमॉस्फेयर जो आपके आसपास हवा है उसे कहते हैं। आपने सुना होगा एनर्जी के बारे में, आपने सुना होगा मिनरल्स और रॉक, इन सब के बारे में भी। अब एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए प्लांट है, प्लांट यहाँ पर से मिनरल मतलब लेगा तभी तो वो ग्रो करेगा। अब जब वो मरेगा तो वापस मिनरल वापस देगा। इसी तरह से प्लांट जब सांस लेगा या अपना फूड को प्रोसेस वगैरह कर रहा होगा, देन इट विल बी यूजिंग वाटर। तो यहाँ से वाटर गया ऑर्गेनिज्म के अंदर। बट जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन लॉसेस देखने को मिल रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा से जब वो गैसेस को रिलीज कर रहा है तब भी वाटर वेपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इनका आपस में रिलेशन है। अब वाटर भी आपस में और एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज वगैरह करता है, तो दैट इज देयर। और अगर हम बात करें मिनरल्स वगैरह हैं यहाँ से, लाइक आप ये कह सकते हो कि एनर्जी जो है ये ट्रैवल करती है ऑर्गेनिज्म में। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये एनर्जी ट्रैवल कर सकती है, आपके मिनरल्स में भी स्टोर हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि लाइक एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हम रेडियो एक्टिव डिके में एनर्जीज वगैरह देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यही एनर्जी तो स्टोर हो रही है। और फिर हम विंड की मूवमेंट वगैरह देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं, तो ये भी एनर्जी ही तो है। यानी कि किनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो भी आप इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, वो सभी एनर्जी कहीं ना कहीं किसी पार्ट से तो आएगी ना। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी सर्कुलेशन है, ये सभी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो इन्वायरमेंट बेसिकली नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, और जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइफ होती है आपकी पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी नेसेसरी फॉर एनी इंडिविजुअल, या आप ये कह सकते हो फॉर एंटायर इकोसिस्टम टू फ्लरिश। अब इसको लाइक आपके इन्वायरमेंट को दो चीज़ें शेप करती हैं। एक होता है दैट इज हैबिटेट, मतलब किसी यहाँ पर HBI, ये हैबिटेट ये है,
हैबिटेट अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, किसी का रहने का एड्रेस, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और इकोसिस्टम, तो मतलब अगर हम बात करें इन्वायरमेंट इन दोनों चीज़ों को शेप कर सकता है कि कौन किस एरिया में रहेगा। फॉर एग्जांपल पोलार एरिया है, पोलार एरिया में आप और मैं जाके नहीं रह सकते, बट वहाँ पर पोलर बियर जो है वो ईजिली रह सकता है। तो ये जो पोलर बियर है कहीं ना कहीं ये आपका क्या कर रहा है, उस एरिया के हैबिटेट को डिफाइन कर रहा है। तो उसको कौन कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है, मतलब कोई ना कोई मैनेज कर रहा है, दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो किस तरह से हैं, उसी अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो एनिमल रहेंगे उसको डिसाइड किया जाएगा। इकोसिस्टम में भी सेम चीज़ है। इकोसिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी योर क्लाइमेट एंड रेनफॉल। तो ये दोनों ही पार्ट हैं आपके इन्वायरमेंट के। तो यानी कि अगर किसी चीज़ को शेप करना है, यानी कि किसी भी एरिया को शेप करना, चाहे वो हैबिटेट हो, इकोसिस्टम, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके इन्वायरमेंट का। तो इकोसिस्टम, इसको भी कहीं ना कहीं कौन हैंडल कर रहा है, आपका इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट को भी। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस टर्म। अब ये जो आपकी इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट की, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे आपको पता होगा कभी गर्मी आ जाती है, यू माइट हैव विटनेस दिस समर। अभी भी हाल फिलहाल में जैसे आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा गर्म ही रहता है। अब हम यहाँ पर देखें, थोड़े दिनों बाद जैसे ही आपकी विंटर भी आ जाएगी, तो यहाँ पर जो विंटर है या समर है, ये क्या है, ये भी तो आपके एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स ही है ना। एयर का गर्म होना या ठंडा होना, ये इस चीज़ को, इस दशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, एयर है वहाँ पे, सनलाइट है वहाँ पे, बट वो सनलाइट जो है कहीं ना कहीं ये समर और विंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किस तरह से कोई चीज़ इंटरेक्ट करेगी आपके इन्वायरमेंट के साथ, उसको भी ये कहीं ना कहीं कंपोनेंट मेजरली डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल समर में आप अगर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्वेटर नहीं पहनेंगे या आप यहाँ पर कोट पहन के नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे, हद से हद कॉटन की शर्ट्स पहनने की कोशिश करेंगे, कॉटन के क्लोथ्स पहनने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर सूट करेंगी। बट अगर मैं आपको कहूँ कि समर में आपको वुलन पहनना है, तो आप कहोगे कि सर पागल हो गए। बट दैट इज़ व्हाट यू आर इंटरेक्टिंग। कहीं ना कहीं वही आपका इंटरेक्शन है, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। क्योंकि अगर आपको भी पता है कि आप वुलन क्लोथ्स पहनेंगे तो इससे आपके ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि वेरियस कंपोनेंट होते हैं आपके इन्वायरमेंट के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दैट इज बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? देखिए, बायोटिक कंपोनेंट वो हैं जो लिविंग है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, ये टाइगर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, काऊ देखने को मिल रही है, ह्यूमन देखने को मिल रहे हैं, दैट इज योर बायोटिक कंपोनेंट। वेराज कुछ आपके एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे आपको विंड, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विंड लिविंग है, या सनलाइट होगी, सॉइल होगी, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर हो गया, ये सभी, या रेनफॉल हो गया, ये सभी आपके एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट में आते हैं आपके इन्वायरमेंट के ही। अब इसके अलावा एक चीज़ आती है आपकी, दैट इज द बायोलॉजिकल सेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल थिंग्स, जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फिजिकल स्पेस है, यह आपका बायोलॉजिकल स्पेस है, और ये आपका केमिकल स्पेस है। तो यहाँ पर इनके इंटरेक्शन को ही क्या कह देते हैं हम, इन्वायरमेंट, जहाँ पर ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। जैसे फिजिकल स्पेस मतलब जैसे आपके आसपास जो हवा है, अब आपके आसपास जो हवा है इससे बायोलॉजिकल कंपोनेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप लिविंग पार्ट हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर टेप फॉर्म है, या कोई आपके गट्स में और बेनिफिशियल माइक्रोब्स मिलते हैं, दैट विल बी देयर। इसके अलावा केमिकल किस तरह से, अब जैसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है इन्वायरमेंट और हमारे बीच में, दैट इज केमिकल। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ कैन रिप्रेजेंट की, जहां पर आप देख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल पार्ट, फिजिकल मीन्स योर एयर कंपार्टमेंट, उसके बाद बायोलॉजिकल पार्ट यानी कि लिविंग पोर्शन जो भी है आपका, और इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका केमिकल, दैट इज योर ऑक्सीजन वगैरह, वाटर वगैरह, जो कुछ भी आता है सब इसी में। अब एक एक करके जान लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहली स्टेज आती है आपकी प्रोड्यूसर स्टेज।
प्रोड्यूसर स्टेट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम में, या आप कह सकते हो इन्वायरमेंट में, बिकॉज इनके बिना कोई भी फूड नहीं बना पाएगा। अगर ये फूड नहीं बनाएंगे तो लाइफ इटसेल्फ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। मतलब कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी का मेजर रीजन कौन है? दीज प्रोड्यूसर्स। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस परफॉर्मिंग आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अदर इज कीमोसिंथेसिस परफॉर्मिंग योर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें अलग अलग टाइप की आपकी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं आपके प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। प्लांट की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है और इससे ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ऑक्सीजन इज लाइक दिस। और साथ के साथ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज C6H12O6, जिसे ग्लूकोज के नाम से भी आप जानते हैं। और इसी को खा के आगे चलकर आप क्या देखेंगे? लाइफ पॉसिबल हो पाएगी अर्थ के ऊपर, बिकॉज एनर्जी इज नीडेड इन फॉर एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको एनर्जी ना चाहिए हो। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ये प्लांट के अंदर शुगर वगैरह जनरेट होगा, इसको कोई और खाएगा और इससे आगे आपकी लाइफ फॉर्म चलने लगेगी। बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्लांट के पास ही है पावर। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सुना होगा, साइनोबैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। दीज माइक्रोब्स कहीं ना कहीं ये अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। दे आर ऑल्सो कमिंग अंडर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर कैटेगरी, बिकॉज इनके पास भी क्लोरोफिल वगैरह होती है एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड। अब इसके अलावा कुछ आपके ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सुना होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एक ऐसी रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की कमी में खाने को डीकम्पोज किया जाता है। जब ऐसे प्रोसेस चलते हैं तो इनमें जो बैक्टीरियाज वगैरह यूज होते हैं, दैट इज यूजिंग केमिकल एनर्जी फॉर देयर फूड मेकिंग, और इसी को कह देते हैं हम कीमोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट पे देखने को नहीं मिलता है, ये इसके अलावा आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कुछ वेंट्स को मैं समझाना चाहूँगा। जैसे ज्योग्राफी की अगर आपने क्लास लगा ली होगी, तो ये मान लीजिए आपका ओशन फ्लोर है और यहाँ पर ओशन फ्लोर के बीच में ये आपका मिड ओशैनिक रीजन है। अब मिड ओशैनिक रीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे फॉर्म होते हैं, जहाँ से आपकी प्लेट एक दूसरे से अपार्टली कहीं ना कहीं जा रही हैं, दूर जा रही हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अब ऐसे केसेस में यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है और इन एरिया में आपको एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, दैट इज म्यूसेल। और ये म्यूसेल इस हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड बनाता है। जनरली इनकी ये जो एनर्जी डिमांड है कुछ हद तक तो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, बट दूसरी चीज़ों के लिए इन्हें क्या करना होता है? ये डिपेंडेंट है, जैसे जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब मान लीजिए एक वेल थी, उसकी एज अब हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू लीव द वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं वो अब क्या करेगी? ओशन के बेड पे कहीं ना कहीं रुक जाएगी, जाके बैठ जाएगी। अब जब वो वहाँ पर लाश पड़ी हुई है उस वेल की, तो क्या होगा? ये ऑर्गेनिजम्स आकर इस वेल की लाश को खाएंगे और इसकी डीकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे, और इसी के थ्रू ये अपनी बाकी बची हुई नीड्स को कंप्लीट कर पाते हैं। ऑल्दो आपको सी माउंट्स वगैरह भी आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उन एरियाज में भी इस तरह के कीमोट्रॉप्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। नाउ इनके बाद जब ये खाना बना लेते हैं तो सेकंड स्टेज आती है, दैट इज कंज्यूमर। मतलब ये वो हैं जो हमने देखा था C6H12O6, उसको खाएंगे। अब ये कंज्यूमर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लास्ट वन इज टर्शरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर क्या है? देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो डायरेक्टली आपका हर्बीवोरस हो। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ क्या खा रहा है? घास या ग्रासेस, या आप कह सकते हो ग्रीन प्लांट्स, लीव, वो खाता है। अब इसमें आपके कैटरपिलर्स भी आ सकते हैं, आपके डियर भी आ सकते हैं, रैबिट्स भी आ सकते हैं, और बहुत से जानवर आ सकते हैं। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में। अब जितने भी ओमनीवोरस होते हैं जो आपके इन डियर्स वगैरह की पॉपुलेशन को खाएंगे, दैट विल बी योर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर आपके सेकेंडरी लेवल के जो भी प्रेडेटर्स वगैरह होते हैं वो सभी आ सकते हैं, जैसे वुल्फ हो सकता है, डॉग हो सकता है, हाइनास हो सकते हैं, ये सभी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड, दैट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में आपको टॉप प्रेडेटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हॉक भी अपने एरिया में क्या है?
टॉप प्रेडेटर की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा ईगल भी आपके टॉप प्रेडेटर की कैटेगरी में आती है। जैसे अगर हम बात करें वाटर में तो शार्क आपकी टॉप प्रेडेटर्स की कैटेगरी में आती है। तो ये जो टॉप प्रेडेटर्स जितने भी हैं दैट आर कमिंग अंडर द टेरेस्ट्रियल पार्ट। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि लाइक दिस बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें थी, वी हैव अंडरस्टूड। अब बायोटिक कंपोनेंट में एक और चीज़ आती है दैट इज डीकम्पोजर और सेप्रोफाइट्स। अब ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये डेड एंड डिके को खाने वाले हैं, और यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जब डेड एंड डिके को खाते हैं तो ये दो कैटेगरी में इटसेल्फ डिवाइडेड है। ऑल्दो लाइक मैं इनके टाइप्स में फर्दर जाऊँ तो लाइक माइक्रो कंज्यूमर्स के तो इट कैन बी सेप्रोफाइट्स जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, बट ये जो खाते हैं दैट इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। मान लीजिए लाइक आपने देखा होगा यहाँ पर आपका कोई पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं इस एरिया में, कई बार कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे ये पत्ते डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स आते हैं, दैट आर कमिंग अंडर दी सेप्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। इसके बाद स्क्विंजर्स भी होती है एक चीज़। स्क्विंजर्स वो होते हैं जो लाइक बचा कुचा माल खाते हैं। जैसे आपने स्क्विंजर्स की कैटेगरी में सुना होगा ईगल्स को, आपने वल्चर्स को सुना होगा। तो ये जो वल्चर्स और ईगल वगैरह हैं दे ऑल कम अंडर द स्क्विंजर कैटेगरी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे क्लीन द इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी तरह के आप ये कह सकते हैं कि गंदगी को फैलने नहीं देते। अब कुछ एक एनिमल्स ऐसे हैं जैसे क्रैब, ये स्नेल्स, जो आपके डेड को खाती हैं, अपने इंटरनल बॉडी में लेके जाती हैं और वहाँ से डाइजेस्ट करती हैं। जैसे वुड लाइस सुना होगा, माइट सुना होगा आपने, ये सभी ऐसा करते हैं, या आप इन्हें अर्थवॉर्म भी देखी होगी। तो ये क्या है, सारे ही किस कैटेगरी में आ जाते हैं, डेट्रिटिवोरस। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सेप्रोफाइट बताए थे। सेप्रोफाइट वो हैं जो एक्सटर्नली डाइजेस्ट करेंगे, बाहर मतलब पत्ता पड़ा है उसके ऊपर कुछ केमिकल छोड़ा, डाइजेस्ट करा और चलो आगे। बट ये जो आपके डेट्रिटिवोरस होते हैं दीज आर दी वन जो ओरली इसको डाइजेस्ट करेंगे। इज इट क्लियर? कहीं ना कहीं उसे अपने पेट के अंदर लेके जाएंगे और वहां से डीकम्पोजिशन होगी। और डीकम्पोजर आर दी लाइक नेक्स्ट थिंग जो आपके लाइक न्यूट्रिएंट को कहीं ना कहीं रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं। अब इसका आपका बेहतरीन एग्जांपल है जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बिल्कुल एक डीकम्पोजर है जो लास्ट में एक्ट करेगा। डेट्रिटिवोरस ने जो भी लेफ्ट ओवर आपका छोड़ा है उसको खाएगा और उससे वो आगे चलकर और चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। अब जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो लाइक आगे चलकर हम इनके वेरियस अदर एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, सैलिनिटी, एटीट्यूड। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा जब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। अभी हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट की इन द एनवायरनमेंट सेक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लाइक डिवीजन ऑफ लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। अब यहाँ पर इसकी शुरुआत मैंने आपको दिखा रखी है किससे, इंडिविजुअल से। बट इससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हो। आप चाहें तो अपने लाइक कॉपी में लिख सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा ये। देखिए सबसे पहले बनता है एक एटम। इस एटम को जोड़ने से बनते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नहीं पता ये एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं तो लेट मी क्लियर दिस थिंग। देखिए ऑक्सीजन इटसेल्फ एक एटम है, बट ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल से आपके आगे चलकर बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म ही है जिनसे आगे चलकर बनते हैं आपकी बॉडी के सेल। इन सेल्स को जब आप एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो इससे बनते हैं टिश्यूज, और इन टिश्यूज को जब आप एक साथ इकट्ठा करते तब बनता है आपका एक इंडिविजुअल। या आप इंडिविजुअल तक पहुंचने से पहले यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका बनता है एक आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, या ऑर्गन बनता है। इस ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन से आपका आगे चलकर क्या बनता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे कि मैं और आप, या आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके घर में अगर एक डॉग है तो दैट इज एन इंडिविजुअल। बट आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो वो इंडिविजुअल नहीं है। जैसे अभी मैं अपने स्टडी रूम में अकेला हूं तो दैट इज मैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मेरे ही जैसे और लोग, जैसे मेरी फैमिली के लोग इकट्ठे हो गए, दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉपुलेशन। उदाहरण के तौर पे आपने एक डॉग पाला था, डॉग का नाम था टिमी। इस टिमी के आगे दो बच्चे हुए, जिमी एंड चिमी।
अब ये जिमी और चिमी जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इसकी पॉपुलेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है दैट इज कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो एक सर्टेन स्पेसिफिक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा ह्यूमन जो है, तो ह्यूमन आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। चाहे एक पर्सन अफ्रीका से हो, अमेरिका से हो, यूएसए से हो, रशिया से हो या इंडिया से, ये सभी पर्सन आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं और इनके ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, दैट दे कैन हैव फर्दर देयर ऑफस्प्रिंग। तो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है, मतलब ऐसी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो सेम स्पीशीज के हैं। तो बेसिकली इंडिविजुअल एक बेसिक यूनिट है आपकी इकोलॉजी की स्टडी का। जैसे मेरे बिहेवियर से ये पता लग सकता है कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर हमें पता हो। और ये जो आपके इंडिविजुअल हैं ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं आपके इंटायर इकोसिस्टम में। जैसे मैं अपने आप में काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, ऑल्दो मेरा एग्जिस्टेंस अकेले नहीं है, क्योंकि मैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। हाँ, प्लांट्स कह सकते हैं कि अभी हाल के दिनों में इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कुछ एक ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके इंटरब्रीड नहीं कर पाती और जिसकी वजह से ये स्पीशीज में डेफिनेशन को ऐड किया गया। जैसे मेल लॉयन और फीमेल टाइगर जब आपस में मीटिंग करते हैं तो लीगर एक स्पीशीज बनती है। आपको पता होगा विजय देवरकोंडा की एक मूवी भी आ रही है लीगर, उसमें कहते हैं कि लॉयन और टाइगर की मीटिंग से बना है ये। तो ये जो लीगर है इटसेल्फ ये इनफर्टाइल है, दे कैन नॉट हैव देयर ओन ऑफस्प्रिंग। इस पॉपुलेशन को वो आगे बढ़ा नहीं सकते और इन्वायरमेंटली भी इनके लिए सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इनका बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बना है। जैसे कुछ एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पेट्रोन्स इसके किस जैसे? टाइगर जैसे हैं, और भार जैसा है जैसे आपका लॉयन है, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंटली ये सस्टेनेबल नहीं है। आप देखेंगे इनकी जो सर्वाइविंग एज है डैट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। इसके अलावा टाइगर मेल हो और फीमेल आपकी लॉयन हो तो टिगॉन आपकी एक स्पीशीज़ बनती है। अब यहाँ पर मोर और लेस आपका साइज़ वगैरह तो लाइक टाइगर जैसा ही है, पेरेंट जैसा ही है, बट यहाँ पर ये इटसेल्फ ये काफ़ी फ्रजाइल होते हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये टिक नहीं पाएंगे। ऑल्दो एक और स्पीशीज़ है जिसको अक्सर जब अब आपके घर में कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज़ खच्चर, म्यूल। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेल डोंकी होता है, ठीक है जी, मेल डोंकी को मीटिंग करवाई जाती है हॉर्स के साथ और यहाँ से प्रोड्यूस होती है जो स्पीशीज़ दैट इज़ खच्चर, दैट इज़ म्यूल। अब ये जो म्यूल है आपको याद रखना है कि आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वैष्णो देवी या आपने कभी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करी हो या आपने मूवी देखी हो केदारनाथ, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर घोड़े यूज़ नहीं होते, बिकॉज जो आपकी हॉर्सेस हैं वो इटसेल्फ वेरी एक्सपेंसिव है। तो उस जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खच्चर की स्पीशीज़, क्योंकि वो आपके सामान या लगेज को कैरी करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ये आपके खच्चर वगैरह जो स्पीशीज़ वगैरह है ये पैदा तो होती हैं बट दे कैन नॉट हैव देयर ओन ऑफस्प्रिंग। तो इस वजह से ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ नहीं मानते हैं। अब जब आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के एक साथ होते हैं, जैसे बहुत सारे लॉयन इकट्ठे हो गए, तो दैट इज़ योर, इसको क्या कह देंगे हम? पॉपुलेशन। या बहुत सारे इंसान इकट्ठे हो गए, दैट इज़ पॉपुलेशन। बहुत सारे टाइगर इकट्ठे हो गए तो इसे भी पॉपुलेशन। बहुत सारे डॉग इकट्ठे हो गए, दैट इज़ पॉपुलेशन। और इसे रेगुलेट करते हैं हम नेचुरली, मतलब एक पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिसाइड करेगा कि वो सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। अब आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। आपको पता होगा बर्थ रेट क्या होता है? पर 1000 कितने इंसान या आप कह सकते हो कोई जो भी स्पीशीज़ को आप काउंट कर रहे हैं, पर 1000 कितने पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ योर बर्थ रेट। डेथ रेट कितने पर 1000 मर रहे हैं। इसी तरह से एक होती है आपकी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कि कोई कितना आपकी कंट्री में फ्रिक्वेंटली आ रहा है। आई फॉर इन, तो इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको लोगों की। एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब ई फॉर एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब क्या है यहाँ पे कि कितने लोग आपकी कंट्री से जा रहे हैं। तो ऑल्दो ज्योग्राफी में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक पॉपुलेशन इन सभी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है
और मोर और लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर किसी पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलता है कि यंग एज में लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है आपकी वो डिक्लाइन करेगी। बिकॉज मीटिंग से पहले अगर जो यंग पॉपुलेशन है वो मर रही है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर इतने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अब जानवरों की जब हम सेंसस वगैरह करते हैं, जैसे टाइगर सेंसस हम करते हैं, तो इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं जीपीएस। आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट के बारे में, एम स्ट्रिप। इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। तो ये एम स्ट्रिप जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आपके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हैं वो किस तरह से कहाँ को मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि हम हर एक एरिया में, जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरह से सैर कर रहे थे, लाइक फॉरेस्ट को नोट कर रहे थे, तो हम इनके पैटर्न चेंज करके, ताकि हमें ये पता लग सके कि ये जो लाइक पॉपुलेशन वगैरह किस तरह कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। बिकॉज जितना रैंडम आपका पैटर्न होगा, जितना आप फॉरेस्ट को कवर कर पाएंगे, उतना ही आप पॉपुलेशन को जान पाएंगे। तो एम स्ट्रिप कहीं ना कहीं आपका इस तरह का एक प्रोजेक्ट था। इसके अलावा पगमार्क आपका एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम लाइक पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं, खासकर टाइगर की पॉपुलेशन के। इसके अलावा एलिफेंट सेंसस में आप उनके एक्सक्रीटा को स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूनिक। टाइगर के केस में उनकी स्ट्रिप्स को हम लाइक पैटर्न को देख सकते हैं। फिर आप कैमराज वगैरह, हिडन कैमराज इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर फ्रिक्वेंटली आपके एनिमल की मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे पानी का एरिया हो गया, या एलिफेंट के केस में आपको जहाँ पर लाइक उनके फेवरेट जो ग्रासेस हैं वो देखने को मिले, आप उन एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट आप इनकी पॉपुलेशन का जायज़ा ले सकें। तो ये सभी मेथड है जिससे आप पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। अब जब आप वेरियस पॉपुलेशन, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन है, आप उसके साथ मिक्स कर रहे हैं स्नेक की पॉपुलेशन, उसके साथ मिक्स कर रहे हैं एलिफेंट की पॉपुलेशन, तो इसी को कहा जाता है कम्युनिटी। इसी को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, दैट इज दिस। ये सभी जानवर मिलके आपके क्या शो कर रहे हैं? आपके डिफरेंट इकोसिस्टम को, मतलब सॉरी इकोसिस्टम नहीं, आपके डिफरेंट पॉपुलेशन को एक साथ लाकर हम क्या कर रहे हैं? एक पूरा इकोसिस्टम या एक पूरी कम्युनिटी को डिज़ाइन करें। ये कम्युनिटी ही आपकी इकोसिस्टम को डिज़ाइन करेगी। अब यहाँ पर आपको कम्युनिटी को समझना होगा कि इट इज़ अ समेशन, मतलब ये सम है आपके सभी लिविंग कंपोनेंट का या लिविंग पॉपुलेशन का, जो भी हो। अब यहाँ पर लिविंग पॉपुलेशन में आप जो भी इंटरेक्शन इनके आपस में देख रहे हैं उसको भी काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब भी आप किसी को भी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं मार्क करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कौन सी आपकी प्लांट फॉर्म डोमिनेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली उस कम्युनिटी का नाम रखा जाता है। जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी, तो यहाँ पर ग्रासलैंड कम्युनिटी में ग्रास डोमिनेट कर रही है। इसके अलावा मॉनसून रेन फॉरेस्ट या आपके कोई भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह के प्लांट्स आपके डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उस कम्युनिटी का नाम रखा जाता है। अब कम्युनिटी दो टाइप की हो सकती हैं, वन इज़ योर माइनर कम्युनिटी, अदर इज़ योर मेजर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी और मेजर कम्युनिटी में फ़र्क क्या है? देखिए, माइनर कम्युनिटी आपके डिपेंडेंट है मेजर के ऊपर। जैसे लाइकन्स हैं, ये लाइक मैट लाइकन्स जो हैं, ये डिपेंडेंट है आपके काउडक के ऊपर। या आप ये कह सकते हैं ह्यूमंस हैं, ह्यूमन डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर ह्यूमन क्या होगी? माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी की बात करें, जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो और काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, जो मतलब दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इटसेल्फ वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब हम बात करते कम्युनिटी और इन सब की। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी। डैट इज़ वन इज़ हैबिटेट। हैबिटेट आपका लाइक किसी भी जानवर का फिजिकल इन्वायरमेंट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई लिव इन अ सिटी, ये सिटी क्या है? मेरा हैबिटेट है। तो मेरे आसपास के फिजिकल इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं वो बताता है कि किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोलार बियर के बारे में जानते होंगे। पोलार बियर का नाम सुना तो उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्या याद आता है? कि -20-30 के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको लाइक जो फूड है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती, लिमिटेड डाइवर्सिटी है। तो वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो हैं उसके फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर हो गया, एयर कैसी है, ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके हैबिटेट को। तो ये फिजिकल कंडीशन को आपके रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की,
तो लाइक किस पर्टिकुलर एरिया में क्या उसका घर का एड्रेस है, दैट इज हैबिटेट। मतलब यहां पर एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक नीड हो सकती है, एक स्पेसिफिकल हैबिटेट हो सकता है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, नीलगिरी ताहिर। आपने सुना होगा नीलगिरी ताहिर के बारे में। नीलगिरी ताहिर आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलती है। अब यहाँ पर ही क्यों मिलती है? बिकॉज यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो कंड्यूसिव है इस स्पीशीज के कहीं ना कहीं इस एरिया में एग्जिस्टेंस के। जैसे स्नो लेओपर्ड्स हैं, आपको हिमालयाज में ही देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट में नहीं, क्योंकि ये एरिया कंड्यूसिव नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए। तो जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट के ऊपर डिपेंड कर सकती है एक स्पीशीज। अब इसी तरह की एक चीज़ है दैट इज कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के आपके हैबिटेट्स हो सकते हैं। वन इज़ योर टेरेस्ट्रियल, अदर इज़ योर एक्वेटिक। मतलब यहाँ पर मैंने थोड़ा डायग्राम गलत बना रखा है। एक है आपका टेरेस्ट्रियल, एक है आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक में अगर हम बात करें तो 3 आगे फर्दर टाइप्स हैं। वन इज़ ओशन, अदर इज़ फ्रेश वाटर एंड अदर इज़ ब्रैकिश। अब ओशन में जो आपका पार्ट पर 1000 है दैट इज़ अराउंड 35। मतलब अगर आपको सॉल्ट कंटेंट 35 के अराउंड देखने को मिल रहे हैं तो इसे आप क्या कह देते हैं? ओशैनिक वाटर है। ब्रैक आपका कहीं ना कहीं सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर है। फ्रेश में आपका जो पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट है दैट इज अराउंड 5। अब यहाँ पर आपका जो 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस चीज़ को कर रहा है कि कितना सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व है। अब जितना आपका सॉल्ट कम डिजॉल्व होगा उतना ही ये क्या होगा आपका लाइक फ्रेश वाटर होगा और पीने के लिए काफ़ी ठीक रहेगा। अब जब हम इनके बारे में बात करते हैं कि फ्रेश और जो ओशैनिक वाटर है, इसके बीच में आपको एक रेंज देखने को मिल रहा है 5 से 35 के बीच में। अब ये जो रेंज है ये आपका ब्रैकिश वाटर है, जो ना तो ज़्यादा नमकीन है और ना ही ज़्यादा आपका मीठा है। तो ये इनके बीच की जो दरमियान है दैट इज़ योर एक्वेटिक का ब्रैकिश वाटर। अब टेरेस्ट्रियल में भी ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, आपके अलग अलग बायोम्स यहाँ पर, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज। जब हम बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो अब हम इन सभी को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, ऑल्दो ये मोर और लेस हर जगह सिमिलर ही है। अब हैबिटेट तो आपको समझ में आ गया। लेट अस डिस्कस अबाउट निश। अब निश है, कई लोग इसे गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं, निच नहीं है, निश। अब एक ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आपके एक पर्टिकुलर एरिया में या कोई भी स्पेसिफिक इकोलॉजी के अंदर फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है, दैट इज निश। मतलब हैबिटेट अगर आपको एड्रेस के बारे में बता रहा था तो यहाँ पर निश क्या बता रहा है आपको फंक्शन के बारे में। तो ये दोनों में फ़र्क है। मतलब यहाँ पर निश क्या है, ऑक्यूपेशन डिसाइड कर रहा है, और एड्रेस कौन डिसाइड कर रहा है आपका हैबिटेट। तो हैबिटेट और निश के बीच का ये डिफरेंस आप समझने के लिए एक चीज़ समझिए कि जैसे ये आपको एक पेड़ दे रखा है। अब हो सकता है कि आपको एक पेड़ देखने को मिल रहा है, इस पेड़ के अंदर अलग अलग स्पीशीज अलग अलग जगह पे आपका अटैक कर रहे हो। जैसे रूट्स फीडिंग, ये आपको वाइट ग्रब देखने को मिल रहे हैं। ये वाइट ग्रब क्या कर रहे हैं, इसकी सिर्फ रूट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो दैट इज योर, इनका हैबिटेट निश कहाँ पर है, रूट्स हैं। एड्रेस का है, रूट्स हैं। ऑल्दो देखने में सिमिलर लग रहा है, बट द थिंग इज यहाँ पर इसका निश जो ऑक्यूपेशन है पर्टिकुलरली एक चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आपको लीफ माइनर्स के बारे में पता होगा जो पत्तों को खा जाते हैं, तो ये लीफ माइनर्स सिर्फ आपको लीफ के एरिया में देखने को मिलेगा, कहीं भी स्टेम के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो अमूमन ये जो 70 का दशक चल रहा था, 70-80 का दशक, तो उस समय निश और हैबिटेट के बीच में लोगों को बहुत सा कन्फ्यूजन था। इट वॉज लेटर लाइक जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 1917 में एक जोसेफ ग्रिंडनेल करके एक पर्सन थे, उन्होंने तो लार्जली इसे हैबिटेट के इक्विवेलेंट ही कोट किया था। बट बाद में हमें पता लगा कि लाइक दिस कैन बी डिफरेंट। मतलब यहाँ पर आप फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये लेसबर्ग है, ये पर्टिकुलरली आपकी बीच वाली ये जो स्टेम लाइक लीव का बीच वाला हिस्सा होता है उसे ईट करता है। तो दैट कैन बी, लीव के अंदर भी कई जगह पर एरिया में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और जो उसका ऑक्यूपेशन होगा वो उसको ही डिफाइन कर रहा है। अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी, दैट इज निश जो है हमेशा यूनिक होगा। मतलब अगर ये आपकी जो स्पीशीज़ है वाइट ग्रब की, ये अगर आपकी रूट के ऊपर ही अटैक कर रही है प्लांट के, तो ये हमेशा रूट पे ही मिलेगी, और ये यूनिक निश है इसका।
अब यहाँ पर अगर किसी भी हाल में कोई कंपटीशन होता है, जैसे मान लीजिए एक ही एरिया में टाइगर भी है और लायन भी है आपका, तो उस सीन में क्या होगा, दोनों के अंदर कंपटीशन होगा, और जब तक दोनों में से कोई एक, जो कि आपका लायन ही होगा हर टाइम, जब तक एक डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा तब तक ये कंपटीशन चलता रहेगा। और यहाँ पर इसका मतलब है दोनों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब फिर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि हैबिटेट और निश के बीच में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैबिटेट किसी स्पेसिफिक प्लेस पे कोई पर्सन मिल रहा है, दैट इज़ हैबिटेट, तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ योर निश। अब यहाँ पर एक हैबिटेट के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के मतलब अलग अलग निश यहाँ पर हो सकते हैं, लाइक किसी भी स्पीशीज के, तो नंबर ऑफ निश एक हैबिटेट में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। वेयर एज अगर हम निश की बात करें तो इसके कोई सब कंपोनेंट्स नहीं हैं, इसके आगे हम सब बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको एक हैबिटेट में बहुत सी स्पीशीज देखने को मिल सकती हैं। जैसे हो सकता है कि एक गुफा में शेर रहता है, उसी गुफा में कोई चूहा भी रहता हो, उसी गुफा में कोई अर्थवॉर्म भी रहता हो, तो एक हैबिटेट को बहुत सी स्पीशीज आपकी शेयर कर सकती है, बट निश को कभी भी कोई भी स्पीशीज शेयर नहीं करती है, दैट इज फॉर ओनली वन स्पीशीज। इसके अलावा हैबिटेट के केस में आपको ये याद रखना है कि स्पीशीज के लाइक दे कैन चेंज देयर हैबिटेट। मान लीजिए मेरे को अगर चंडीगढ़ पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं थी, तो मैं दिल्ली आ गया ना। अब ऐसे ही हो सकता है कि आपको कहीं पर कोई करियर का अपॉर्चुनिटी अच्छी ना लगे तो आप कहीं और चले जाएं, तो दैट कैन बी देयर। तो यहाँ इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निश। अब एक और डिफरेंस है जिसके बारे में आप जान लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, दैट इज हैबिटेट और इन्वायरमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हैबिटेट में जब भी आप बात करते हैं तो वहाँ पर लाइफ आपको मिलनी ज़रूरी है, बट इन्वायरमेंट में पॉसिबिलिटी मे और मे नॉट की है, क्योंकि जैसे आपको कई ऐसे एरियाज देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं, तो उन केसेस में वहाँ पर आपको लाइफ फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। अब प्रेफरेंस यहाँ पर ये दी जाती है कि लाइक एक हैबिटेट में आपकी एक ही स्पीशीज रहे, बट हो सकता है कि 2-3 हो, बट इन्वायरमेंट में देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब यहाँ पर रिलेटिवली जो स्पीशीज का नंबर है दैट विल बी स्मॉल एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, जहाँ पर अगर आपको स्पीशीज देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब हैबिटेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट है वो आपका हैबिटेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड आपका हैबिटेट। अब मोर और लेस आपको ये तो पता लग गया कि लाइक इन्वायरमेंट वगैरह क्या होता है एंड ऑल। अब निश के हम टाइप देख लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंस जानने आपके लिए इंपॉर्टेंट थे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि वन इज हैबिटेट निश, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में ही कोई स्पीशीज देखने को मिलती है, जैसे पोलार बियर है, या आपने पेंगुइन्स के बारे में सुना होगा। पेंगुइन्स आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सिर्फ पोलार एरिया में। ऑल्दो मैन मेड रीजंस की वजह से आपको जैसे जू के अंदर कुछ एरिया में जैसे साउथ अमेरिका में आपको पेंगुइन्स देखने को मिल सकती है, बट दैट इज नॉट देयर होम। एक्चुअल में उनका हैबिटेट निश कहाँ पर है, पोलार एरिया में। अब फूड निश हो सकता है, जैसे आपको बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे डीकम्पोजर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, दे कैन हैव लाइक दे कैन अटैक ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ओनली, दैट इज देयर फूड निश। अब इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि हनी जो है दैट कम्स फ्रॉम दी बी, हनी बी आपने सुना होगा पूरा नाम। तो हनी बी सिर्फ नेक्टर के ऊपर बैठता है। कल को अगर दुनिया में से नेक्टर आपका खत्म हो जाए, नेक्टर मिले ही ना, तो उस केस में उसका फूड खत्म तो आपकी पूरी हनी बी की जो पॉपुलेशन है वो भी खत्म। तो यहाँ पर ये जो फूड निश है ये आपका लाइक पर्टिकुलर किसी की ईटिंग हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव निश, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे नीला कुरुंजी, ये आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है, 12 साल में एक बार खिलता है और इसी एरिया में खिलता है और कहीं भी नहीं, तो दैट इज देयर रिप्रोडक्टिव निश। अब इसके अलावा आपने गिरिमाथा बीच के आसपास, उड़ीसा के आसपास देखा होगा, आपको ओली रिडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं। अब ये मास नेस्टिंग करते हैं, दैट इज देयर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव निश है उनका,
कि पर्टिकुलरली एक तरह से ही वो अपना रिप्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। देन फिजिकल एंड केमिकल निश हो सकते हैं, जैसे अलग अलग एरियाज़ में आपको अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर अगर आप जैसे बिल्कुल बॉटम पे हैं तो आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। कई एरिया में आपको जैसे लीवर्ड साइड यहाँ पर आपको लाइक डेसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो एक एरिया आएगा जहाँ पर आपको कॉनिफॉरस फॉरेस्ट मिलेगा, टैगा मिलेगा, टुंड्रा मिलेगा, आपको टेम्परेट एवरग्रीन लाइक ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे बुग्याल्स, आपके मर्ग्स वगैरह हो गए। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये क्लाइमेट और फिजिकल निश के कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका कोई चीज़ मिल रही है पर्टिकुलर एरिया में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे जब पॉपुलेशन की, तो इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। एक वर्ड जो रह गया डैट इज़ योर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मान लीजिए एक ये आपका यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में आपको कितने लाइक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, डैट इज डेंसिटी। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए एक यूनिट एरिया है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब इस एरिया में कितने ह्यूमन बीइंग्स मिलते हैं, जैसे मान लो 100 मिलते हैं, 200 मिलते हैं, तो इसे हम कह देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन पर्टिकुलर स्पीशीज की मिलती है, जैसे टाइगर की कितनी मिलती है या आपके और कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी कितनी मिलती है, तो दैट विल बी योर पॉपुलेशन। और इसे कहेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे पर स्क्वायर किलोमीटर की फॉर्म में। अब एक टर्म आती है आपकी, दैट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? एजी टेंसले 1935 वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसका लाइक टर्म को यूज किया था। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा कि बायोस्फीयर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या कह देते हैं हम, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम एक ऐसा लाइक कंपोनेंट है आपका बायोस्फीयर का दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, बट मेक श्योर दिस वाटर ड्रॉपलेट इज कमिंग फ्रॉम एक पर्टिकुलर आपके एरिया में से। जैसे फ्रेश वाटर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा सलाइन वाटर हुआ उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ बारिश के बाद जो कीचड़ वाला पानी है उसमें देखने को मिलेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे आपके माइक्रोब्स होंगे। तो वो इंटायर एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। इट कैन बी एज बिग एज, जैसे आपकी कंप्लीट अर्थ को भी हम एक इकोसिस्टम मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इकोसिस्टम के एक पार्ट को भी डैमेज करेंगे तो कंप्लीट इकोसिस्टम के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो ए बायोटिक कंपोनेंट है, ये बायोटिक कंपोनेंट उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इकोलॉजी क्या था, इकोलॉजी आपका लाइक इंटरेक्शन बिटवीन दीज थिंग्स था, बट जब आप उन्हें स्टडी कर रहे हैं दैट इज इकोसिस्टम। तो दोनों के बीच में ये आपका बेसिक डिफरेंस है, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इकोलॉजी क्या है, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट among themselves. But when we study एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दैट मीन्स कि हम वहाँ पर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन, जैसे यहाँ पर आपको ये फिश देखने को मिल रही है, ये फिश इन स्मॉल फिश के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, या ये आसपास के जो टर्टल्स मिल रहे हैं इनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज लाइक यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और ये जो आपके फिशेस वगैरह हैं या प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, या फ्रॉग देखने को मिल रहा है, या एयर देखने को मिल रही है, ये किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज कमिंग अंडर दिस स्टडीज इज कमिंग अंडर द इकोसिस्टम टर्म। तो इकोसिस्टम कुछ नहीं है, आपकी एक तरह की स्टडी है जहाँ पर आप ये समझते हैं कि क्या है आपके एक इकोलॉजी के अंदर, मतलब बायोटिक कंपोनेंट किस तरह से दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, या ए बायोटिक कंपोनेंट कैसे दूसरे ए बायोटिक कंपोनेंट को या बायोटिक कंपोनेंट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न आई होंगी, जैसे इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, और हैबिटेट किसे कहते हैं। अब लाजमी है ये कन्फ्यूजन आना। देखिए, जब आप स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। अब जब आप पर्टिकुलरली एक फंक्शनल यूनिट को, मतलब क्योंकि इकोलॉजी आपके एक ब्रॉड टर्म है,
पूरा इंटायर अर्थ इसके अंदर आ जाता है, तो पूरी अर्थ को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसके एक एक पार्ट को जब समझना स्टार्ट करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम, दैट इज इकोसिस्टम। जैसे एक लेक अपने आप में एक इकोसिस्टम है, हो सकता है एक ओशन अपने आप में एक इकोसिस्टम हो, एक ग्रासलैंड अपने आप में एक इकोसिस्टम हो, और इंडिया अपने आप में एक इकोसिस्टम हो। अब जब आप देखते हैं कि जब बहुत सारे इकोसिस्टम आप एक साथ जोड़ देते हैं, दैट ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। और कई बार इसे लाइक बायोम को हम यहाँ पर इन्वायरमेंट में नहीं आना था, यहाँ पर बायोम आना था। तो बायोम क्या हो जाता है आपका, जब आप बहुत सारे इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर तीसरी टर्म आती है आपकी हैबिटेट। इकोसिस्टम का पार्ट है आपका हैबिटेट। जैसे मैंने बात की, लाइक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लाइक एग्जांपल देना चाहूँगा। हैबिटेट अगर हम बात करें लेक के अंदर, तो लेक के अंदर कोई डार्क एरिया देखने को मिलता होगा, जैसे या एफॉटिक जोन। तो ये जो एफॉटिक जोन है, ये अगर किसी का घर है, किसी का एरिया है, दैट इज द हैबिटेट। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो जैसे ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स आपका एक इकोसिस्टम हो सकता है। ग्रासलैंड में पर्टिकुलर क्या एड्रेस है, किस पेड़ के नीचे, किस गुफा के अंदर आपको शेर मिल रहा है, दैट इज हैबिटेट। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऑल्दो टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, बट स्टिल आपको फिर भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक सिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर इकोसिस्टम। जैसे दिल्ली एक सिटी है, या हो सकता है चंडीगढ़ एक सिटी है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिटी लिया जैसे वाराणसी, ठीक है जी, वाराणसी है। वाराणसी किसके अंडर आती है, स्टेट के अंदर। तो ये बायोम्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करती है आपके स्टेट्स को। अब एक सिटी के अंदर आपका घर कहाँ पर है, मान लीजिए आप वाराणसी के निवासी हैं, आप गली नंबर 13, 14, 15, 16 जहाँ पर भी घर का नंबर जो भी है आपका, उसमें रहते हैं, तो वो आपका घर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर हैबिटेट। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इन सभी की स्टडी है। इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ दिस ईच एंड एवरी पार्ट। अब इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट बेसिकली इन सभी कंपोनेंट का मेल जोल है। मतलब एक आपका पूरा विश्व भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है। इन्वायरमेंट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर आई होप आपको ये टर्म्स काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी होंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायोम्स। जैसे बायोम्स की अगर हम बात करें, बायोम्स को एक बार देख लेते हैं। दिस फ्लो विल डिस्कस सम अदर टाइम, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आज की क्लास नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। तो इफ़ वी टॉक अबाउट बायोम्स, बायोम्स को भी हम पूरी तरह से तो आज की क्लास में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट येट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि बायोम्स क्या होता है। जब आप बहुत सारे इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे आपको यहाँ पर अगर लाइक लैटिट्यूड्स वगैरह के बारे में पता हो, तो 0 से 10 के बीच में आपका डोलर ड्रम रीजन पड़ता है। ये डोलर ड्रम रीजन जो है, यहाँ पर आपका लाइक रेन हर टाइम आएगी। तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट येट मैं आपको एक बार इसकी लाइक बायोम्स की अलग अलग सेग्रीगेशन दिखा देता हूँ, जिसके बारे में कल की क्लास में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लाइक इसके बाद अगर हम ईस्टर्न मार्जिन पे चलेंगे, तो इस साइड आपको, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ईस्टर्लीज विंड देखने को मिलती है, जिसे ट्रेड विंड भी कहते हैं। तो इस मार्जिन में आपको मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट या मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहाँ पर समर में आपकी रेनफॉल रहेगी। अब यहाँ पर भी आपकी समर में रेनफॉल रहेगी, बिकॉज जो आपकी कॉन्टिनेंट के इंटीरियर होंगे, वहाँ तक आपको अगर मॉइस्चर लेके जाना होगा, तो आपको हॉट एयर चाहिएगी। हॉट एयर ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करेगी और ज़्यादा दूर तक लेके जाएगी। तो इस एरिया को, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, इसे कह देंगे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्या कह देंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब क्योंकि विंड इस साइड से स्टार्ट हो रही थी, तो इस एरिया में आपकी विंड जब तक पहुँचेगी, खुश्क हो जाएगी, तो इस एरिया को हम क्या कह देंगे, डेजर्ट एरिया। क्या कह देंगे, डेजर्ट एरिया। अब ऐसे ही थोड़ा आप ऊपर की तरफ चलेंगे, तो इस साइड यहाँ पर आपको विंटर में रेनफॉल देखने को मिलेगी। रीजंस वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा। दैट इज मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेडिटेरियन के आसपास वाले एरिया में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको शेप्रोल्स जैसी कुछ हर्ब्स मिलती हैं, स्मेलिंग हर्ब्स, जो काफ़ी फेमस रहती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। वंस अगेन आपके यहाँ पर रेनफॉल कब होगी, समर के बीच में होगी।
यहाँ पर आ जाएगा आपका चाइना टाइप क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलता है और यहाँ आपकी जो वेदर पैटर्न है, समर में मानसून के कारण रेनफॉल आती है, विंटर में साइक्लोन्स के कारण रेनफॉल आती है, जैसे आपने सुना होगा ज्योग्राफी में टाइफून्स यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, तो इसकी वजह से। अब ये वैसे तो एरिया आपका ट्रॉपिकल एरिया था, यहाँ पर आपका वार्म टेम्परेट हो गया, अब आ गया आपका कूल टेम्परेट। अब कूल टेम्परेट जो है आपका, कूल नॉट कूल, इट्स कूल, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 3 अलग अलग टाइप के एरियाज। ये बीच वाला एरिया है आपका साइबेरिया वाला, तो साइबेरियन ग्रासलैंड, जिसे आप कई बार टैगा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो ये साइबेरिया वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको बोरल फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी फेमस भी रहते हैं। जैसे आपने वुल्वरीन मूवी देखी होगी, तो कनाडा वगैरह वाली साइड जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ योर कौन से फॉरेस्ट? बोरल फॉरेस्ट। इन्हें टैगा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे ऊपर फर्दर नॉर्थ में चले जाएंगे या साउथ में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टुंड्रा। टुंड्रा वर्जिन फॉरेस्ट को कहा जाता है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। अब साथ के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ इस एरिया में आपको ब्रिटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको लोशियन टाइप का। तो इन सभी के बारे में कल के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि वी विल बी डिस्कसिंग, या इन एरियाज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। आपने क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो आपको इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि रेनफॉल के हिसाब से कहाँ कहाँ किस तरह की वेजिटेशन मिलेगी, किस तरह का मॉनसून पैटर्न रहेगा, ITC-ZIDS की मूवमेंट्स वगैरह को हम समझेंगे, और इससे हम समझेंगे कि किस तरह की बायोम्स या ग्रासलैंड्स आपके क्रिएट होंगे। अब यहाँ से अगली चीज़ जो आपको याद करनी है, दैट इज़ योर बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? जो भी आपके बायोम्स हैं, इन बायोम्स का सम्मेशन है, यानी सिग्मा है, यानी सभी बायोम्स को एक साथ लाओगे तो दैट इज़ योर बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व को आपकी बुक्स में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, जैसे ये आपका लिथोस्फीयर है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर है और ये आपका एटमॉस्फेयर है। जहाँ पर भी ये तीनों मिलते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? बायोस्फीयर्स। अब ये जो बायोस्फीयर्स हैं, बेसिकली यही वो पार्ट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। मतलब जहाँ पर भी आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का मेल मिलता है, दैट इज़ योर बायोस्फेयर। ऑल्दो कई बुक्स में यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड की गई है, दैट इज़ योर क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर आपका जो फ्रोजन पार्ट होता है, जैसे टुंड्रा वाला एरिया हो गया, आर्टिक अंटार्कटिक वाला, उसको कह देते हैं हम क्रायोस्फेयर, जहाँ पर आपको फ्रोजन लैंड मिलता है। तो इन सभी का जो जहाँ पर जमावड़ा देखने को मिलता है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ योर बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर बेसिकली आपको कंप्लीट इकोसिस्टम की सम्मेशन है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कंप्लीट बायोम्स का आपका सम्मेशन है। सभी पॉपुलेशन को ये इंक्लूड करता है, सब कुछ इंक्लूड करता है। अब इससे आगे का जो भी डिस्कशन रहेगा हमारा कल की क्लास में रहेगा, और सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा गया हो तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, सो दैट हमें पता रहे कि किस तरह के टॉपिक्स हमें याद करने, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर हमें ये पता होगा तो हम टॉपिक्स को अच्छे से उनकी गहराई को समझ पाएंगे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि कल की इस क्लास में स्टार्टिंग के 5-10 मिनट इन चीज़ों को रिवाइज करके, और हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से, और आगे क्या फिर उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आप कोशिश करना बायोम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ आना, आपको समझने में ईजी रहेगा। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, डिकम्पोजिशन, एनर्जी चेन वगैरह, इन सभी के बारे में। और इन सब को समझने के बाद कल का लेक्चर एंड होगा तो मैं आपको अगले लेक्चर का भी बता दूंगा क्या कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ और क्या कुछ आपको पढ़ के आना है। तो कल इनके बारे में थोड़ा देख आना, इसको हम कल कहीं ना कहीं बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।